प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा जिसको इंग्लिश में कहते हैं अल्टरनेटिव करंट, जिसको इंग्लिश में कहते हैं अल्टरनेटिव करंट, अल्टरनेटिव करंट, अल्टरनेटिव करंट। अतः बदलती हुई, अल्टर माने बदलती हुई धारा, तो प्रत्यावर्ती धारा। अच्छा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर प्रत्यावर्ती धारा है क्या। एक होता है डीसी, एक होता है एसी। डीसी मीन्स डायरेक्ट करंट और एसी मीन्स अल्टरनेटिव करंट। डायरेक्ट करंट को हिंदी में कहते हैं दिष्ट धारा और अल्टरनेटिव करंट को हिंदी में कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। तो देखिए, डायरेक्ट करंट क्या होता है, जो हमारे घरों में बैटरियां होती हैं उनमें बहने वाला जो बैटरी जो होती है, प्लस माइनस जिसमें ध्रुव होते हैं, तो उससे जो धारा प्राप्त होती है वो डायरेक्ट करंट होता है, डीसी दिष्ट धारा होती है। लेकिन जो डायनमो के द्वारा जनरेट किया जाता है, जनरेटर के द्वारा, उससे अल्टरनेटिव करंट कहते हैं। वैसे मैं परिभाषित करना चाहूँ फिजिक्स के माध्यम से, तो इसको इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि ऐसी धारा जिसका परिमाण व दिशा, ऐसी धारा जिसका परिमाण व दिशा समय के साथ परिवर्तित होता रहता है और एक निश्चित समय के बाद उसी मान तथा उसी दिशा की पुनरावृत्ति होती है, तो इस प्रकार की धारा को कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। तो इसको लिखा दिया जाए आपको कि प्रत्यावर्ती धारा क्या है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि प्रत्यावर्ती प्रेरित वोल्टेज क्या होता है, अर्थात प्रत्यावर्ती प्रेरित विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स क्या होता है, मैं आपको बताऊंगा। देखिए, तो मैं लिख देता हूं कि प्रत्यावर्ती धारा की परिभाषा क्या है। ऐसी धारा, ऐसा करिए, इसको थोड़ा और सही कर लीजिए, ऐसा करिए, इसको थोड़ा और सही कर लीजिए। ऐसा वोल्टेज, ठीक है, या धारा जो जिसका परिमाण व दिशा समय के साथ परिवर्तित होते रहते हैं, और एक निश्चित समय के बाद उसी परिमाण तथा दिशा की पुनरावृत्ति होती है। एक निश्चित समय के बाद उसी परिमाण व दिशा, परिमाण का मतलब उस धारा का मान, दिशा की पुनरावृत्ति होती है, तो उसको कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। आपको दिख नहीं रहा होगा, इंक इसमें मार्कर में कम है। अल्टरनेटिव करंट को इस सिंबल से प्रदर्शित करते हैं, इसको कहते हैं अल्टरनेटिव करंट, एसी। प्रत्यावर्ती धारा इसको बोलते हैं। और डायरेक्ट करंट को प्रदर्शित करते हैं दिष्ट धारा को इस प्रकार से, ऐसे प्रदर्शित कर देते हैं, ऐसे एक ही तरफ न्यूनतम अधिकतम नहीं होती है। वैसे डायरेक्ट करंट को इसी प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। ये तो ऐसे प्रदर्शित करते हैं, डायरेक्ट, सीधा, मतलब दिशा कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आपको बता दूं कि धारा का मान
एक चक्र में क्या होता है, अधिकतम 2 बार अधिकतम और 2 बार न्यूनतम होता है। कैसे कि यहाँ से 0 से शुरुआत हुई, धारा का मान यहाँ पर अधिकतम हुआ। इस ग्राफ से पता चलता है, अल्टरनेटिव को ऐसे ही दिखाया जाता है प्रत्यावर्ती धारा को, ताकि आपको समझ आए कि धारा का यहाँ पर देखिए ग्राफ उठ रहा है, तो उठने का मतलब है धारा का मान बढ़ रहा है। उसके बाद में यहाँ से ग्राफ नीचे गिर रहा है, तो इसका मतलब धारा का मान कम हुआ। तो 0 से अधिकतम हुआ, फिर 0 हो गया। उसके बाद में ये जो इधर नीचे आ गई, ये उल्टी दिशा हो गई। अब ये उल्टी दिशा को प्रदर्शित करता है। तो धारा अब उल्टी दिशा में बहेगी। मतलब पहले क्या था, जैसे एक सर्किट है, इसमें पहले धारा इधर से जा रही थी, इधर आ रही थी। अब क्या होगा, इधर से धारा जाएगी और इधर से आएगी। तो अभी धारा एक दिशा में जा रही थी, मान अधिकतम हुआ, उसके बाद 0 हो गया। 0 होके अब दिशा पलट गई, धारा अब दूसरी दिशा में बहेगी, और उसके बाद में धारा का मान यहाँ अधिकतम हो गया और 0 हो गया। फिर क्या होगा, फिर उसी दिशा में धारा बहेगी, जिस दिशा में पहले बह रही थी, तो फिर उसी दिशा में बहेगी। तो 0 से फिर अधिकतम होगा, फिर 0 होगा। इसीलिए कहते हैं कि एक निश्चित समय के बाद उसी परिमाण, मतलब धारा का उसी मान जो है, धारा का जो मान है उसी मान का पुनरावृत्ति होती है। तो उसी परिमाण व दिशा की पुनरावृत्ति होती है। इसी को क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। अच्छा, हम जान लेते हैं कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज क्या होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होता है। प्रत्यावर्ती प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होता है। देखिए, ये प्रत्यावर्ती होता है, प्रत्यावर्ती प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रत्यावर्ती प्रेरित विद्युत वाहक बल। देखिए, जिसको ई से प्रदर्शित करते हैं ऐसे, तो उसको मैं बता दूं कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जब किसी कुंडली को रखा जाता है और कुंडली को कोणीय वेग ओमेगा से घुमाया जाता है, तो क्या होता है कि घुमाने से उस चुंबकीय क्षेत्र में, कुंडली को घुमाने से चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं जो कुंडली से गुजर रही थी उसमें परिवर्तन होता है, अर्थात फ्लक्स में परिवर्तन होता है। तो कुंडली से गुजरने वाले फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इसे ही प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं, और इसको ही प्रत्यावर्ती। अच्छा, प्रत्यावर्ती क्यों कहते हैं, क्योंकि जब कुंडली एक दिशा में होगी, जैसे कुंडली ऐसे रखी है, तो जब ऐसे घूमेगी तो धारा का मान अधिकतम और न्यूनतम होगा। फिर जब कुंडली घूम के पूरी घूम जाएगी और एक चक्कर पूरा घूमेगी, जब कुंडली, जैसे एक कुंडली है, एक चक्कर घूमेगी ऐसे, फिर ऐसे, और पूरा घूम जाएगी जब एक चक्कर, तो एक चक्कर में क्या होता है, पहले तो 0 मान होता है धारा का, फिर बढ़ता है, अर्थात फ्लक्स में परिवर्तन ज़्यादा बढ़ता है। उसके बाद में फ्लक्स 0 होता है। उसके बाद में फ्लक्स परिवर्तन होता है, लेकिन उल्टी दिशा में होता है, क्योंकि कुंडली ऐसे थी, ऐसे थी, हाँ ऐसे थी, ऐसे हुई, उसके बाद में ऐसे हो गई, फिर ऐसे। तो क्या होता है कि अब दिशा पलट गई, धारा पहले इधर से इधर जा रही होगी कुंडली से होकर, अब उधर से उधर जाएगी। तो इससे क्या होता है कि समय के साथ फ्लक्स में परिवर्तन होता है, और फ्लक्स परिवर्तन होने के साथ साथ विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। और विद्युत वाहक बल कुंडली के घूमने के साथ साथ विद्युत वाहक बल का मान न्यूनतम अधिकतम होता है, इसलिए उसको प्रत्यावर्ती बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जब किसी कुंडली को कोणीय वेग ओमेगा से घुमाते हैं, तो कुंडली के घूमने पर क्या होता है, फ्लक्स परिवर्तन होता है, जिससे प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। और कुंडली के घूमने के साथ साथ फ्लक्स में परिवर्तन की वजह से विद्युत वाहक बल के मान में परिवर्तन आता है, इसलिए इस प्रेरित विद्युत वाहक बल को प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल कहते हैं, प्रत्यावर्ती प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो आई होप ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब इसको रफ कर देंगे। अब मैं निकाल के दिखाऊंगा कि कुंडली घूमती है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का समीकरण क्या निकल कर आता है। देखिए, तो देखिए क्या है कि अब मैंने
एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, उसमें मैंने कुंडली को रख दिया है और कुंडली को रखने के बाद में अब इसको कुंडली को घुमाएंगे तो फिर कितना विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और इसका विद्युत वाहक बल समीकरण क्या है, मैं अभी इसको डेरिवेटिव करेंगे, निकाल के दिखाएंगे आपको। लेकिन आपको इससे पहले बता दें कि ये इसकी भाषा अगर बोलूँ तो भाषा में क्या बोलूँ कि ऐसे बोल सकते हैं कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में एक आयताकार कुंडली जिसका क्षेत्रफल A है को रखा गया है, थीटा कोण पर रखा गया है और इसे कोणीय वेग ओमेगा से घुमाते हैं। ठीक है, तो इससे गुजरने वाले इससे गुजरने वाला फ्लक्स फाई है, ऐसे बोल सकते हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में एक आयताकार कुंडली जिसका क्षेत्रफल A है को चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पर रखते हैं तथा इसे कोणीय वेग ओमेगा से घुमाते हैं, तब इससे गुजरने वाला फ्लक्स फाई है। इसके बाद में क्या करेंगे, भाषा लिखने के बाद में आप लिख देंगे कि इस कुंडली से गुजरने वाला फ्लक्स, तो क्या लिखेंगे, आयताकार कुंडली है, आयताकार कुंडली से गुजरने वाला फ्लक्स, तो निकालेंगे फाई इज इक्वल टू BA कॉस थीटा। आपको मालूम है कि थीटा एंगल पे अगर ये रखा है और एंगुलर मोशन जो है ओमेगा, कोणीय वेग ओमेगा है, उस कोणीय वेग ओमेगा से अगर इसको घुमाते हैं तो क्या हो जाता है कि कोण बराबर होता है कोणीय वेग गुणे समय। क्या होता है, कोण बराबर, फार्मूला होता है कोण बराबर कोणीय वेग गुणे समय। तो आप क्या करेंगे, मैं मान लेता हूँ कि इस कुंडली को t समय के लिए घुमाया जा रहा है, तो क्या लिखेंगे, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। क्या लिखेंगे, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। अब क्या करेंगे कि फाइव बराबर BA कॉस थीटा मैंने लिख लिया। अब क्या करूँगा, इसको ही मैं आगे भी लिखूँगा, फाइव इज इक्वल टू BA कॉस ओमेगा टी। थीटा की वैल्यू उठा के यहाँ से यहाँ रख देंगे, कॉस ओमेगा टी। फिर क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे कि ये जो फाई लिखा हुआ है फ्लक्स परिवर्तन, जो फ्लक्स परिवर्तन नहीं बल्कि फ्लक्स है जो कुंडली से गुजरा है। अब जो कुंडली को घुमाएंगे, इसको घुमाने में फ्लक्स में जो परिवर्तन होगा, तो मैं परिवर्तन की दर निकाल लेता हूँ कि कितनी दर से ये परिवर्तन हो रहा है। तो क्या करते हैं, फ्लक्स में परिवर्तन की दर, फ्लक्स में परिवर्तन की दर, फ्लक्स परिवर्तन की दर कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन की दर तो दर कैसे ज्ञात करेंगे, अगर ये फाई क्या है, फ्लक्स है, क्या है, फाई फ्लक्स है, तो हम क्या करेंगे, फाई को ऐसे लिख लेंगे और परिवर्तन निकालने के लिए क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन का निशान लगाते हैं। तो डिफरेंशिएशन ऑफ फाई, ठीक है, और सापेक्ष किसके हो जाएगा, dt के सापेक्ष, समय के सापेक्ष फ्लक्स में परिवर्तन, डिफरेंशिएशन ऑफ फ्लक्स। तो क्या हो जाएगा, इसको अगर ऐसे लिखेंगे तो इसको भी फ्लक्स में जैसे इधर लिख लिया d/dt, फाई में लिख लिया d/dt, तो मैंने डिफरेंशिएशन दिखा दिया, तो इधर भी दिखाएंगे डिफरेंशिएशन d/dt और क्या करेंगे, BA cos ओमेगा t, इसको भी ऐसे लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, अब दोनों पक्षों में डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो इसको डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे क्योंकि अभी विद्युत वाहक बल वाला जो फार्मूला लगाएंगे उसमें क्या है, d/dt लिखा होता है, उसकी जगह पे लिख देंगे। तो अब क्या करेंगे, इस दाएं पक्ष को हल कर लेंगे।
तो ये जो बी और ए वैल्यू है ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये बदलने वाले ने इसको बाहर निकाल लेते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद डी बाई डी टी लिख लेते हैं और कास ओमेगा ही अंदर रखते हैं, कास ओमेगा टी ऐसे। और कास ओमेगा टी का जो अवकलन होता है, डी फॉर डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन माने अवकलन, तो जो कास ओमेगा टी का अवकलन होता है वो होता है साइन ओमेगा टी। चूंकि जो साइन ओमेगा टी का अवकलन होता है, टी का अवकलन होता है कास ओमेगा टी, और कास ओमेगा टी का अवकलन होता है माइनस साइन ओमेगा टी। कास ओमेगा टी का अवकलन होगा माइनस साइन ओमेगा टी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे इसका अवकलन बी ए और इसका लिख लेंगे माइनस का साइन ओमेगा टी। लेकिन ध्यान रखना है कि मैंने इसको कास को कास मानकर इसको एक्स मान लिया, कास एक्स का समाकलन माइनस साइन एक्स, लेकिन जिसको मैंने एक्स माना है उसका पुनः क्या करेंगे, गुणा में अवकलन किया जाता है। इसलिए पुनः गुणा में अवकलन अगर यहाँ पर करें तो इसके गुणा में अवकलन करेंगे तो इसका ओमेगा आएगा, क्योंकि इसको एक्स माना है, टी का 1 हो जाएगा और 1 होने के बाद में ओमेगा बचेगा। तो क्या करेंगे, इसका गुणा में अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओमेगा। फिर क्या करेंगे, इसको सही से लिख लेंगे माइनस बी ए, और इस ओमेगा को कभी भी इस एंगल के साथ गुणा मत करना, जो निष्पत्ति के साथ एंगल होता है इसके साथ गुणा नहीं की जाती है, इसको उठा के इधर लाना है ओमेगा, और माइनस को मैंने यहाँ बाहर निकाल दिया, साइन ओमेगा टी। ये क्या हो गया, ये हो गया डी फाइव अपान डी टी की वैल्यू हो गई डी फाइव अपान डी टी। अब क्या करेंगे, अब देखेंगे कि उस कुंडली में इस फ्लक्स परिवर्तन से कितना विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ। तो मैं निकालना चाहूँगा प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो अगर मैं मान लेता हूँ कि इस कुंडली में n फेरे हैं, इस कुंडली में n फेरे हैं, तो n फेरों वाली कुंडली से गुजरने वाला, n फेरों वाली कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, ऐसा लिख लेंगे यहाँ पे, n फेरों वाली कुंडली है और n फेरों वाली कुंडली ये है, मैंने मान लिया कुंडली n फेरों वाली है, n फेरों वाली कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो बल कितना हो जाएगा, देखिए प्रेरित विद्युत वाहक बल आपने फैराडे का नियम पढ़ा होगा, जो फैराडे का दूसरा नियम होता है वो होता है E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाइव अपान डी टी। तो क्या हो गया, ये हो गया प्रेरित विद्युत वाहक बल का फार्मूला फैराडे के नियम से। कहाँ से हो गया, फैराडे के नियम से, फैराडे के नियम से। तो इतना हो गया। अब क्या करेंगे, इस विद्युत वाहक बल में n तो n है, माइनस का माइनस भी है, और उसके बाद में क्या करेंगे, ये जो डी फाइव अपान डी टी की वैल्यू है यहाँ पर पुट करेंगे। तो कैसे करेंगे, जगह तो है नहीं बोर्ड में, ऐसा करिए इसको थोड़ा रफ कर देते हैं, इसको रफ कर देते हैं यहाँ से, इसको आपको बता दिए फैराडे के नियम से, इसको रफ कर देते हैं, वही थीटा बराबर उधर लिख देते हैं, ऐसे इसको रफ कर देते हैं थोड़ा सा सही से, ऐसे देखिए। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, मैं इसको यहाँ लिख लेते हैं, E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाइव अपान डी टी, और ये जो इधर लिखा था और ऐसे लिख देते हैं थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, ऐसे, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं साइड में ऐसे। अब क्या करेंगे, हम इसको ऐसे लिखेंगे, इक्वल टू माइनस का n लगा रहने दीजिए, और यहाँ से क्या करिए, यहाँ से डी फाइव अपान डी टी की वैल्यू को उठाइए और यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो क्या करेंगे, अंदर रख देंगे बी ए ओमेगा, माइनस का बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, और इसको रख देंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, इसकी जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, और फिर क्या हो जाएगा,
हमको मालूम है कि NBA ओमेगा क्या होता है, किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान होता है। क्या होता है? कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान क्या होता है? NBA ओमेगा। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान क्या होता है? अधिकतम को किससे दिखाते हैं? ई मैक्सिमम मतलब E0 से। तो क्या हो जाता है? अधिकतम मान NBA ओमेगा। अच्छा, यही क्यों कहते हैं कि NBA ओमेगा अधिकतम मान है? क्यों? क्योंकि ओमेगा क्या होता है? पूरा एक सर्कल। ओमेगा का मतलब पूरा एक सर्कल, और पूरा एक सर्कल अगर कोई कुंडली घूमेगी तो उससे ज़्यादा फिर अधिकतम मान तो हो नहीं सकता कभी, क्योंकि पुनः फिर अगर आगे घूमेगी तो पुनः फिर उसी स्थिति में कुंडली आ जाएगी। एक चक्कर घूमेगी फिर उसी स्थिति में आ जाएगी। तो एक चक्कर होने पर जितना विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा उससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता फिर। तो इसीलिए कहते हैं कि NBA ओमेगा कितना है? ये मैक्सिमम वैल्यू है आप इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स। तो क्या करेंगे? ई को यहाँ पर ई ही रखेंगे, बराबर का निशान लगाएंगे, और ये इसके बराबर है तो इसको क्या लिखेंगे? E0। क्या लिखेंगे? E0। और साइन ओमेगा को क्या लिखेंगे? साइन ओमेगा t। और आपका ये जो समीकरण आ गया, ये समीकरण क्या कहलाता है? ये कहलाता है प्रत्यावर्ती प्रेरित विद्युत वाहक बल समीकरण। प्रेरित विद्युत वाहक बल समीकरण। तो इसको आपको क्या करना है? ऐसे इसको आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना है। अगर आपको समझ में नहीं आया है कुछ भी तो इसको क्या करना है? बार बार वीडियो को देखकर समझ सकते हैं और उसको पॉज कर लेंगे। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।